हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट, प्रैक्टिस सेट 39। हमारा क्वेश्चन है गिवन क्या है जो हाल ही में चर्चे में रहा है। तो एवन गिवन की बात करें तो ये क्या है, मालवाहक जहाज है। क्या है ये, एक नाम, मतलब इसका है मालवाहक जहाज का नाम क्या है, एवन गिवन। अगर इसके बारे में डिटेल में बात करें तो हाल ही में मिस्र के स्वेज के पास नहर, जो स्वेज नहर है मिस्र के पास, एक गगनचुंबी इमारत के आकार का मालवाहक जहाज है। ये किसके आकार का, गगनचुंबी आकार का है इमारत के जहाज जो है एमवी एवन गिवन फंस गया है। अब जब यह नहर में फंस गया तो जल मार्ग से गुजरने वाले जो 150 से अधिक अन्य जहाज अवरोध थे उनके हटने का इंतजार कर रहे थे। किसके हटने का, क्योंकि 150 से अधिक वहाँ पे जहाज थे जो अवरोध के हटने का इंतजार कर रहे थे। एवन गिवन वाहन जो है एशिया और यूरोप के बीच में माल ले जा रहा था। किसके बीच में, एशिया से लेकर के यूरोप में ले जा रहा था माल। एवन गिवन जहाज है ये। स्वेज नहर एक सक्रिय मानव निर्मित नहर है, मतलब ये मानव निर्मित नहर है, नेचुरल नहीं है, सक्रिय है। जो महाद्वीपीय अफ्रीका की बात करें, जैसे अफ्रीका को सिनोई प्रायद्वीप से अलग करती है। किससे करती है, सिनोई प्रायद्वीप से अलग कर रही है अफ्रीका की बात करें। अब ये जो एवन गिवन है ये चर्चे में तो रहा है, मालवाहक जहाज है, अफ्रीका एशिया द्वीप में ट्रांसपोर्ट कर रहा था, माल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे अफ्रीका की हम बात करें तो अफ्रीका में मिस्र देश है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीक्षा वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। दीक्षा वेब पोर्टल की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। और हमारे भारत में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं भारत में वर्तमान की बात करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल निशंक ने, ये कब की बात हो रही है, 2021 की है। तो उस टाइम कौन थे शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल थे। निशंक ने सीबीएसई के स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों द्वारा बनाई गई 100 से अधिक कॉमिक पुस्तकें लॉन्च की हैं। किसने, 100 से अधिक पुस्तकें लॉन्च की है। ये कॉमिक्स की अगर बात करें तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के विषयों से जुड़ी हुई है और इन्हें दीक्षा वेब पोर्टल या किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर दीक्षा ऐप और जरिए ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। इन्हें नए व्हाट्सएप संचालित जो चैटबॉट के जरिए भी एक्सेस किया जा सकता है। दीक्षा एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों को थेरेपी कुत्तों के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो ये भारत और तिब्बत सीमा पुलिस बल है जो इसने क्या किया है, कहा है कि भैया ये जो सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्ते होते हैं, मतलब ये रिटायर हो चुके हैं, इन कुत्तों की जो सेवा का उपयोग है थेरेपी कुत्तों के रूप में करने का निर्णय लिया है। ये वे चिकित्सा उपचार से गुजर रहे हैं, कर्मियों को जल्दी ठीक होने में मदद करेंगे। साथ ही उनका उपयोग जो है सैनिकों के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के उपचार में किया जाएगा। यह भारत में पहली बार है जो सेवानिवृत्त कुत्तों का उपयोग सैनिकों की सेवा के लिए किया जा रहा है भारत में। अगर भारत तिब्बत और सीमा पुलिस बल की स्थापना की बात, 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी आईटीबीपी की स्थापना। यह बल भारत और चीन जो है सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। किसके लिए, भारत और चीन की सीमा के लिए मेन फोकस इस पर किया जाता है और उच्च ऊंचाई वाले जो इलाकों में काम करने वालों के लेकर विशेषता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो किस देश ने आदिवासी टीबी पहल शुरू करी है। कौन सी पहल है ये, आदिवासी टीबी पहल शुरू करी है किस देश ने, तो ये पहल जो है शुरू करी है वो भारत ने शुरू करी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, इन्होंने हाल ही में आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत करी है। यह टीबी मुक्त भारत का एक हिस्सा है। क्या है, टीबी मुक्त भारत का एक हिस्सा है। उन्होंने अपने कार्यकाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पहल का उद्घाटन किया है। अब हम बात करें जो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये 2021 की बात हो रही है, तब के थे, कब थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन है। उन्होंने अपने कार्यकाल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पहल का उद्घाटन कर दिया है। यह केंद्र सरकार द्वारा जो वर्ष 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक, 2025 तक ही, मतलब जो अभी चल रहा है ये ईयर, तो इसमें बात की गई थी कि अब तक के मतलब इसको टीबी मुक्त कर दिया जाएगा भारत को। 2030 तक की टीबी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य से कहीं आगे है। इसको 2030 तक की बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने आर्थिक गतिविधियों में महिला भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की है। किसने की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, इन्होंने हाल ही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए विशेष ध्यान देने वाली परियोजनाओं के लिए शेष शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने शोध प्रकाशन और निगरानी के गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालय, संस्थान आदि को सहायता अनुदान देने की घोषणा करी है। वर्तमान में अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री की बात करें तो कौन है? वर्तमान में है श्री अन्नपूर्णा देवी जी। और शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्तमान में, जैसा कि किसने मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में AI में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू किया है। भारतीय मीडिया और मनोरंजन पर फिक्की EY जो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का नाम क्या है? भारतीय मीडिया और मनोरंजन पर किस पर है? फिक्की EY द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट है उसका नाम है नए नियमों से खेलना। किस तरीके से? नए नए रूल्स से खेलना मतलब। तो फिक्की EY की बात करें तो इसके द्वारा जो जारी प्लेइंग बॉय न्यू रूल्स, क्या है? प्लेइंग बॉय न्यू रूल्स है। शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मीडिया और मनोरंजन M&E क्षेत्र में वर्ष 2021 के दौरान 25% की वृद्धि होने की उम्मीद है। 2021 के दौरान अगर बात करें तो क्षेत्र का कुल मूल्य 1.73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी। और समान स्तर की बात करें तो वृद्धि के साथ उद्योग के 2023 तक के 2.23 लाख करोड़ रुपए के पहुंचने की उम्मीद थी वहाँ पर। ये भारतीय मीडिया है और मनोरंजन और फिक्की EY द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का नाम है, जो कि क्या है? नए नियमों से खेलना। ये प्रकाशित रिपोर्ट का नाम यही है। भारतीय मीडिया जो है, शुरुआत की बात करें तो 1826 में कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल ने उद्दत मार्तंड नामक एक पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया था। क्या नाम था इसका पत्र का? हिंदी समाचार पत्र का उद्दत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले 5 वर्षों की बात करें तो 2021-26 के लिए नया मुद्रास्फीति लक्ष्य जो है बैंड क्या निर्धारित किया गया है? तो मुद्रास्फीति की बात हो रही है और लक्ष्य बैंड है ये निर्धारित किया गया है। कितना? 2 से 6 तक की प्रतिशत है। 2 से 6% में। आर्थिक मामलों के जो सचिव ने घोषणा करी है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो है 1934 के तहत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए मुद्रास्फीति जो होगी वो लक्ष्य रखा जाएगा 2% के मार्जिन के साथ में 4% रखा गया है। यह वही लक्ष्य है जो सरकार ने पिछले 5 वर्षों 2016 से 21 में RBI को दिया था। RBI को 31 मार्च 2021 तक जो वार्षिक मुद्रास्फीति को 4% बनाए रखना था, जिसमें 6% की ऊपरी सहनशीलता और 2% की निचली सहनशीलता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शांतिर ओग्रो सेना 2021 जो है भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच का सैन्य अभ्यास है। क्या नाम क्या है इसका? शांतिर ओग्रो सेना, ये इसका नाम है जो इसके बीच में सैन्य अभ्यास की बात हो रही है। बांग्लादेश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार हुए। इस अभ्यास का जो नाम है शांतिर है। ये 4 अप्रैल 2021 से बांग्लादेश में शुरू हुआ था और दोनों सेनाओं के बीच में 9 दिवसीय अभ्यास था। यह अभ्यास की शुरुआत की बात करें तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जो थे वहाँ के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में की गई थी। कब? किसके नाम पर? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में की गई थी, बांग्लादेश में की थी। ये राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। यहाँ की टका जो राजधानी है किसकी? टका जो है इसकी जो करेंसी होती है बांग्लादेश की, और भारत का जैसे कि पड़ोसी देश है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1971 को हुई थी। किसकी? बांग्लादेश की, क्योंकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में भारत और पाकिस्तान जैसे कि मतलब इसको लेकर के युद्ध हुआ, यही बांग्लादेश को लेकर के। फिर ये बांग्लादेश से स्वतंत्र रूप से तब इसकी स्थापना की गई 1971 को बांग्लादेश की। बांग्लादेश में ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने सबसे तेज सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने बना लिया है सबसे तेज सड़क रिकॉर्ड? तो ये भारत देश ने बनाया है। सबसे तेज और सड़क रिकॉर्ड है बना लिया है।
केंद्रीय मंत्री की बात करें जो नितिन गडकरी ने घोषणा करी कि भारत ने सबसे तेज सड़क निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 24 घंटे के भीतर 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसने जो 24 घंटे के भीतर 25 किलोमीटर लंबी बिटुमेन सोलापुर बीजापुर सड़क भी बनाई गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की बात करें तो प्रतिदिन 47 किलोमीटर निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है। 2021 में वित्तीय वर्ष में कितने मतलब हर दिन कितने किलोमीटर रिकॉर्ड बनना था सड़क का बनने का? ये बनना था 37 किलोमीटर का। अगर भारत की बात करें तो भारत 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कर रहा है 8वें नंबर की। यहीं पर फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी होगी। माइकल कोलिंस जिनका हाल ही में चर्चा में था वो किससे जुड़े थे, किस क्षेत्र से जुड़े थे हाल ही में? तो ये हैं अंतरिक्ष विज्ञान। माइकल कोलिंस कौन है? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो माइकल कॉलिंस जो नासा के अपोलो 11 के पायलट थे जिसने नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहुंचाया था। किसको पहुंचाया था? नील को चांद पर पहुंचाया था। हाल ही में निधन हो गया है इनका, मतलब जैसे 2021 की बात हो रही है, निधन हुआ था। वो 90 वर्ष के थे और कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। अपोलो 11 मिशन अंतरिक्षयान के अपने साहसी संचालन के लिए उन्हें 1969 में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रपति पदक और नासा असाधारण सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। जैसा कि नासा की स्थापना 1958 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उड़िया और अंग्रेजी लेखक है और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उनका नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उड़िया और अंग्रेजी लेखक की बात करें तो ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और इनका हाल में निधन भी हुआ है। हैं कौन? मनोज दास जी। मनोज दास 20वीं सदी के प्रसिद्ध ये उड़िया और अंग्रेजी लेखक मनोज दास का हाल में निधन मतलब हुआ है 2021 में। उनकी कई लघु कथाओं की अगर बात करें तो प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्हें केंद्रीय साहित्य और अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। सरलता जैसे कि सरला पुरस्कार और साहित्य भारती पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर 2025 में जो हाल ही में निधन हुए की बात करें, जिनके निधन हो चुके हैं, तो पहले हैं जैसा कि हमारे 2024 में दिसंबर में हुए थे निधन, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो कि भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1987 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। कुमुदिनी लाखिया जो हैं कथक नृत्यांगना है जो कि पद्मश्री से सम्मानित है 1987 से। पद्म भूषण 2010 की बात करें इससे भी सम्मानित हो चुके हैं। पद्म विभूषण 2024 से। इस मीन्स आप ये समझ सकते हैं जो कुमुदिनी लाखिया हैं जो कथक के नृत्यांगना है ये तीनों पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। जो पद्म पुरस्कार होते हैं 3 होते हैं, तीनों से सम्मानित हो चुके हैं। कुमुदिनी लाखिया कथक कहाँ का लोक नृत्य है? कथक शास्त्रीय नृत्य है, वो है उत्तर प्रदेश का। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट लॉन्च किया है? तो IIIC जो बैंक है, इस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल सेवाएं मर्चेंट स्लैट लॉन्च किया है। भारत के अग्रणी निजी ऋणदाता जो ICICI बैंक ने हाल ही में जैसे कि 2021 के देश के 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों की सेवा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। इसकी मुख्य विशेषताओं में अगर बात करें तो तत्काल ऋण सुविधाएं मिलती है, मतलब तुरंत मिल जाएगा ऋण। शून्य शेष चालू खाता है, मतलब कि जीरो अकाउंट है, जीरो बैलेंस होता है ना, वो सेविंग अकाउंट है। और डिजिटल स्टोर प्रबंधन शामिल है इसमें। ग्राहकों को संपर्क रहित बैंकिंग सेवाएं गतिशील क्रेडिट सीमा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CMERI किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक तरीके से अनुसंधान परिषद जो केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है, एक सरकारी संस्थान है जो इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास में लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। इसने कई निजी संस्थानों को ऑक्सीजन संवर्धन इकाइयों के निर्माण की तकनीक हस्तांतरित की है, मतलब दिया है। CMERI द्वारा विकसित ऑक्सीजन
इकाई तकनीक से मरीजों को तेजी से ठीक होने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल जैसे कि कोलकाता इसकी राजधानी है। यहाँ की ममता बनर्जी हैं जो सीएम है। सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहीं पर स्थित है। मोती झील, ये झील है आपकी। जिले हैं 23। विधानसभा में 294 सीटें, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। बॉर्डर की बात करें तो किन किन से अपना बॉर्डर शेयर करता है? ये उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, तीनों से अपना बॉर्डर शेयर। उधर सिक्किम और असम से 5 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इधर बांग्लादेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। AITC पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर झील और सेंट्रल झील यहाँ की झीलें हैं। बक्सर टाइगर रिजर्व है। लोथियन वन जीव अभ्यारण्य है। काठी, ढाल, छाऊ यहाँ के लोक नृत्य हैं। दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग मिला था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वैधानिक निकाय के रूप में कब की गई थी? किसकी स्थापना की बात हो रही है? ये भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो ये 1992 में की गई थी। कब से? 1992 में की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। उपायों की समीक्षा करने, सुधारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण में सहायता करने में और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत जो मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। कब? 2021 में व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था इन्होंने। किसने? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जब हो गई थी 1992 में हुई थी, और 2021 में जैसा कि इन्होंने क्या किया था कि ऑपरेशन के लिए जो महिला होती ना डिलीवरी वाली, उनके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है व्हाट्सएप में। हाल ही में घोषित इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इंटरनेट के भविष्य की बात हो रही है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है डिजिटल अधिनायकवाद की रोकथाम। डिजिटल अधिनायकवाद की रोकथाम इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा क्षेत्र से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा कि USA सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और 32 गैर यूरोपीय संघ देश हैं जो इन्होंने हाल में इंटरनेट के लिए भविष्य की घोषणा की थी 2021 में। यह दस्तावेज डिजिटल अधिनायकवाद को रोकने के लिए एक समझौता है। इसमें वहनीयता, नेट तटस्थता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किए बिना अवैध सामग्री को हटाने जैसे लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। भारत और रूस और चीन बड़े देश हैं जो इस घोषणा का हिस्सा नहीं है। मतलब ये तीनों एक बड़े देशों में आते हैं और इस योजना का हिस्सा भी नहीं है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC है। यहीं पर हेडक्वार्टर है IMF का, वर्ल्ड बैंक का और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिशन सागर 9 के एक भाग के रूप में INS घड़ियाल ने हाल ही में किस देश को महत्वपूर्ण दवाइयाँ पहुँचाई हैं? दवाइयों की बात हो रही है महत्वपूर्ण, तो मिशन सागर 9 है इसके एक भाग के रूप में। इसने श्रीलंका देश की बात हो रही है। मिशन सागर 9 के हिस्से के रूप में INS घड़ियाल ने श्रीलंका को 107 प्रकार की महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं के 760 किलोग्राम से अधिक वितरित किए हैं। हाल ही में किए गए मिशन का उद्देश्य है श्रीलंका को उसके मौजूदा आर्थिक संकट के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करना है और भारतीय नौसेना मित्र देशों की सहायता के लिए मिशन सागर नामक कई मानवीय अभियान चलाती है जो सरकार के सागर क्षेत्र के सभी सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से अनुरूप है। मिशन सागर 9 शुरू कहाँ किया गया था? ये किया गया था श्रीलंका को महत्वपूर्ण दवाइयाँ पहुँचाने के लिए। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धन कोट्टे और कोलंबो जी इसकी राजधानी है। यहाँ के अभी वर्तमान में जैसे 2025 में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दिशा नायके ने प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ का मित्रा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश ने मेंथॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार जो है पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया है? तो ये USA अमेरिका देश ने मेंथॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। अमेरिका की बात करें तो इसने क्यों किया? ये है अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मेंथॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध लगाया है। इसका उद्देश्य क्या था? अमेरिकी जो आबादी में धूम्रपान को कम करना है वहाँ पर, मतलब ये सिगरेट ना पिए वहाँ के लोग, और साथ ही तंबाकू से संबंधित जो स्वास्थ्य असमानता हो रही हैं उनको कम करना है। अमेरिकी सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार 85% अफ्रीकी अमेरिकी मेंथॉल सिगरेट पीते हैं।
प्रस्तावित प्रतिबंध में इलेक्ट्रॉनिक जो सिगरेट है ये शामिल नहीं है। यहाँ पे बात करें तो यूएसए अमेरिका है, यहीं पे स्पेस कौन है, स्पेस है इसकी नासा, इसकी 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में यहीं पर इसका शहर है, किसका, अमेरिका का। इसमें यूएन और यूएनओ दोनों का हेडक्वार्टर है। अमेरिका जो है डब्ल्यूएचओ से वर्तमान में हाल में बाहर हो चुका है, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं नए, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, ये बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी वर्तमान में जेपी वेनिस जो यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, भारत में आए हुए थे। अमेरिका ने सब पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने, ये सब पर टैरिफ लगाने लगे। तो चीन ने क्या किया, इनको जवाब देते हुए अमेरिका को इन पर ही टैरिफ लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइटली गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। तो व्हाइटली कौन सा अवार्ड है, गोल्ड अवार्ड है। ये किन को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण के लिए। किसके लिए, वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण के लिए। व्हाइटली गोल्ड अवार्ड हर साल लोगों को दिया जाता है इनके संरक्षण के उत्कृष्ट योगदान के लिए। हिम तेंदुआ संरक्षणकर्ता चारू दत्त मिश्रा को स्थानीय समुदायों को हिम तेंदुओं को संरक्षण में शामिल करने उनके प्रयासों के लिए 2022 में व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2005 में यह पुरस्कार जीता था। मिश्रा स्नो लेपर्ड ट्रस्ट जो है SLT के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक भी थे। ये उन्होंने वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण कार्यक्रम की स्थापना में मदद की है। अगर बात करें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा चीते कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कुनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। एकमात्र सींगा गेंडे वाला जो एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये असम में पाए जाते हैं, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस की बात करें तो ये अप्रैल के हर साल अंतिम शनिवार होता है, जो लास्ट शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, लास्ट शनिवार को मनाते हैं। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है हर साल। तो यह 30 अप्रैल को जैसे मनाया गया, कब, 2021 में 30 अप्रैल को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है, दुनिया भर के जो पशु होते हैं उन चिकित्सक उनको द्वारा किए कार्यों को उजागर करना और उन्हें बढ़ावा देना है। 1959 की बात करें तो इसमें विश्व पशु चिकित्सा संघ है जो WVA की स्थापना मैड्रिड स्पेन में की गई थी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। जैसा कि 2001 में WVA ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। पशु संरक्षण, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों से निपटता है। यह पशुधन को पालने के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस जैसा कि हर साल कब मनाया जाता है, अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। अगर अप्रैल के और दिवस की बात करें तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1936 में भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसकी थीम है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाते हैं। थीम है इसकी 2025 की ए सिक्योर फ्यूचर इट स्टार्ट्स हियर। विश्व समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। थीम है इसकी हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स 2025। CRPF का शौर्य दिवस मनाते हैं 9 अप्रैल को। संस्करण इस बार 2025 में 60वां था। स्थापना कब हुई थी, 1939 में की गई थी CRPF की। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। किसके लिए मनाते थे, होम्योपैथिक के संस्थापक थे डॉक्टर सैमुअल हैनमैन की जयंती पर। सेबी के अनुसार REIT और इनविट यूनिटों के निर्गम बंद होने के बाद आवंटन और सूचीबद्धता की समय सीमा क्या है। इसकी समय सीमा की बात हो रही है, तो इसकी समय सीमा जो है वो 6 दिन है। कितनी है, 6 दिन है सेबी के अनुसार। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अभी वर्तमान में तुहिन कांता पांडे अध्यक्ष बन चुकी हैं सेबी के। आज जैसा कि इनविट इकाइयों के निर्गम बंद होने के बाद आवंटन और लिस्टिंग के लिए लगने वाले समय को वर्तमान 12 दिनों से घटाकर 6 दिवस कर दिया गया है। नया नियम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट की इकाइयों के सार्वजनिक निगम पर लागू होगा, जो 1 जून को या उसके बाद खुलता है। इस निर्णय का उद्देश्य जो होता है, इनकी इनविट इकाइयों की सार्वजनिक निगम की प्रक्रिया पर सुव्यवस्थित करना होता है। जैसा कि यहाँ पर नियुक्तियों की बात करें, जो प्रमुख नियुक्तियाँ 2025 में हुई हैं, तो डॉक्टर अंजू लाठी राणा जी की नियुक्ति हुई है देश की पहली महिला विधि सचिव के रूप में। RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं अजीत रत्नाकर जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है PMUY, ये कब शुरू की गई थी? तो ये योजना जो शुरू की गई थी 2016 में। कब शुरू की गई थी? 2016 में। 2014 को प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी हमारे भारत के, और उसके बाद ये बन गए हैं कौन? 2 साल बाद कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है गैस सिलेंडर को हर घर तक पहुंचाना। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। यह हर BPL परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए समावेश की दिशा में एक बड़ा कदम था। मतलब जो BPL कार्ड, जो ज़्यादा मतलब गरीबी रेखा में आते, सबसे ज़्यादा लाल कार्ड होता है BPL का, उन परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की उपलब्धियों की बात करें तो इसका जश्न मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है MOPNG ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तेल विपणन की बात करें तो कंपनियां जो हैं उज्ज्वला दिवस के अवसर पर 5000 से अधिक जो LPG पंचायतों को आयोजन करेंगे। स्थापित कब हुआ था? इसका स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 2016 में, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। प्रधानमंत्री जी ने ये योजनाएं, प्रधानमंत्री की जो जनधन योजना है, एक अटल पेंशन योजना भी इनकी योजना है। अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई सप्ताह की बात करें तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कब मनाते हैं? अप्रैल के महीने में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई सप्ताह की बात हो रही है। अब अगर हम अप्रैल के दिवसों की बात करें, जो कि कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं अप्रैल में, तो अप्रैल का 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिस्ट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जैसे कि 14 अप्रैल को किसकी, अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई थी 135वें नंबर की 2025 में। कब मनाई? 18 को क्या मनाया जाते हैं? विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कब? 17 अप्रैल की बात हो रही है। जैसा कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करें तो 10 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की बात करें तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की बात करें तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस है जो कि, और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? विश्व महिला चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो हम बात करें तो इसमें कांस्य पदक जीता है एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने। जैसा कि इस बार एशिया कप जो हो रहा है 2025 का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बिहार राज्य में आयोजित किया जाएगा। यहीं पर ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित किया जाएगा बिहार में ही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये भी बिहार में आयोजित किया जा रहा है 2025 में। ये सातवीं बार है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम की बात करें, शीतकालीन गेम्स है, तो ये जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग के लद्दाख के लेह में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर? 2025 में ही आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहला मई दिवस है जो समारोह, ये किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो ये शहर में चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मजदूर दिवस जब 1 मई को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष मई के पहले दिन मजदूर वर्ग की उपलब्धियों को जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहा जाता है। पहला मई दिवस की अगर बात करें तो समारोह कब आयोजित हुआ था? तो ये 1890 में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 1889 में समाजवादी दलों के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा घोषणा के बाद मनाया गया था, जिसमें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के श्रमिक दिवस के रूप में समर्पित किया गया था। भारत में पहला मई दिवस समारोह जो है 1923 में मद्रास, अब चेन्नई, मतलब पहले से मद्रास कहते थे, अब चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब भारत में लाल झंडे का इस्तेमाल किया गया था।
चेन्नई की बात करें तो ये तो तमिलनाडु की राजधानी है। सीएम एम.के. स्टैलिन है यहाँ के। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है चेन्नई को। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। चेन्नई के ही जैसे तमिलनाडु के पान के पत्ते को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मथुमाई माला को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भारत का सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य 8 में से वो है कौन सा, भरतनाट्यम है, जो पद्म सुब्रमण्यम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पद्म सुब्रमण्यम के द्वारा किया जाता है।